तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि HIV आपके शरीर में प्रवेश कैसे करता है। देखो बच्चों, HIV का मैंने नाम आपको बताया था। H का मतलब होता है ह्यूमन, I का मतलब इम्यूनो, और V का डिफिशियंसी तो वही है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये तो ही है। और चूंकि HIV वायरस दे रहा है तो यहाँ पर ये वायरस हो जाएगा। एक्चुअली ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है, इसका अर्थ तो आपको मैं बता चुका हूँ पिछली कक्षा में। आज मैं आपको ये बताऊंगा ये इसकी पैथोजेनेसिटी क्या है, यानी पैथोजेनेसिस ऑफ HIV, रोग जनकता क्या है इसकी। तो देखो, जब ये HIV वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के साथ साथ इसकी लक्ष्य कोशिका होनी चाहिए, यानी प्रवेश करने का कोई उचित स्थान होना चाहिए। और वो लक्ष्य कोशिकाएं जब तक इसको नहीं मिलेंगी, टारगेट सेल जिसको आप कह सकते हैं, इसका टारगेट कहाँ होता है, इसको टारगेट सेल्स कहते हैं। ये टारगेट सेल्स होती हैं जहां पर वो टारगेट करता है और प्रवेश करता है। तो वो लक्ष्य कोशिका होती है आपकी T4 लिम्फोसाइट। इसे हम T4 लिम्फोसाइट कोशिका कहते हैं। ये T4 लिम्फोसाइट्स कोशिका होती हैं। एक्चुअली T4 लिम्फोसाइट कोशिका पर ही ये क्यों अटैक करता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो T4 लिम्फोसाइट कोशिका होती है, उस कोशिका में एक प्रकार का ग्राही प्रोटीन होता है, एक्सेप्ट करने वाला प्रोटीन होता है, और इस वायरस के RNA को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, और उस प्रोटीन का नाम होता है CD4। ये CD4 प्रोटीन जो होता है, ये आपके T4 लिम्फोसाइट के अंदर पाया जाता है, और इस प्रोटीन को आप एक प्रकार से कह सकते हो ग्राही प्रोटीन। अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड्स का एक बहुत लंबा चेन होता है। अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, जैसे आप मेरी इस माला से समझ लो, ये माला है, ये आपको और सुविधा रहेगी। अगर ये माला एक माला है तो इसे आप एक प्रोटीन कह सकते हो। अब इसमें एक एक माले के जो ये देख रहे हो, ये वाले पार्ट जिसको आप क्रिस्टल में देख रहे हैं, जो धागे से गुथा हुआ है, तो ये एक एक क्रिस्टल एक एक अमीनो एसिड है, और ये जो धागा से बंधा है वो पेप्टाइड चेन बोली जाती है। तो ये पेप्टाइड चेन से एक एक अमीनो एसिड जब मिलेगा तो पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, और इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम प्रोटीन कहते हैं। अब तो समझ में आपको प्रोटीन के बारे में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने मूल बिंदु पर। मूल बिंदु यह है आपका कि ये ग्राही प्रोटीन होता है, एक्सेप्टर प्रोटीन जिसको आप कह सकते हैं, एक्सेप्ट करने वाली प्रोटीन। एक्सेप्ट करने वाली प्रोटीन का मतलब किसको एक्सेप्ट करने वाली प्रोटीन? तो मैंने पहले ही बताया वायरस के समय में, इस वायरस में यानी HIV वायरस में या एड्स के वायरस में आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है, RNA। यही आपका RNA आनुवंशिक पदार्थ होता है इसके अंदर, और ये RNA अब इसके ग्राही प्रोटीन के पास, यानी कि कुल मिला करके इस वायरस में दो ही चीज तो होते हैं, एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है RNA, यानी कुल मिलाकर न्यूक्लियो प्रोटीन। तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन जो होता है इस वायरस का, इसमें से ये प्रोटीन तो आपकी जो होती है वो न्यूक्लियो प्रोटीन ही होती है। तो ये प्रोटीन आपकी ग्लाइकोप्रोटीन ऊपर होती है और नीचे आपका पीछे केंद्र में RNA होता है। तो ये प्रोटीन इस T4 लिम्फोसाइट कोशिका के पास आ जाती है, चिपक जाती है, यानी कि ये T4 लिम्फोसाइट कोशिका है, मान लीजिए आपकी, यही मान लीजिए ये आपकी T4 लिम्फोसाइट कोशिका है। और इस कोशिका पर अगर ये वायरस इस प्रकार से आकर के, गोल मैंने बनाया था चित्र आप देखे होंगे, मान लीजिए यहाँ पर आकर के अटैच हो गया, मिल गया, सट गया, तो इसके बाद उतना लंबा मैं नहीं बताऊंगा आपको कि प्रोसेस क्या है। इसमें 4-5 प्रोसेस हैं। इसके अंदर का RNA, इसमें उपस्थित CD4 प्रोटीन, यानी कि जो ग्राही प्रोटीन होती है इस T4 लिम्फोसाइट की, इस ग्राही प्रोटीन के द्वारा ये अंदर प्रवेश कर जाता है। यानी ये प्रोटीन इस प्रोटीन से मिल जाएगी,
और इसके बाद इसका जो आरएनए है इसके अंदर चला आया। तो जब ये आरएनए इसके अंदर चला आया तो आरएनए के अंदर आने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के कारण ये डीएनए में बदल जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया, उसका लिप्यंतरण होता रहता है। व्यवसायिक के विद्यार्थी हो तो ये तो बात समझ में आ नहीं रही होगी। आप सीधा बात इतना आप जानो कि इसका जो आपका देख रहे हो ये प्रोटीन की एक खोल होती है जो वायरस में, इस प्रोटीन की खोल के अंदर का आरएनए इस T4 लिम्फोसाइट कोशिका के अंदर आ गया। चूंकि इसमें CD4 प्रोटीन पाया जाता है जो ग्राही प्रोटीन है, और वह प्रोटीन इसको अंदर ग्रहण कर लिया। अब जब वो आया आरएनए इसके अंदर तो फिर उसमें परिवर्तन होता है, उसमें प्रोलिफरेशन होता है, पुनर्उद्भवन की क्रिया होती है। यानी कि वो आरएनए खंड खंड में टूटेगा, लिप्यंतरण होगा उसका, टूटेगा, तो इसके बाद समझ लो कि उसके ऊपर फिर से प्रोटीन की खोल बन जाएगी और तमाम वायरस इसमें तैयार हो जाते हैं। और इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को ये खा जाता है, भक्षण कर लेता है। उसका एक प्रकार से जैसे कह लें कि निगल जाना, T4 कोशिकाओं को ये लाइसिस कर देता है, एकदम तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। चूंकि उसमें की प्रोटीन और इस वायरस के आरएनए से क्रिया करने के लायक होती है, एक प्रकार से क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है इस न्यूक्लिक एसिड का, उसके प्रोटीन का, और फिर इसका खंडन होगा, फिर प्रोलिफरेशन होगा, पुनरुद्भवन होगा, तो नए नए वायरस बनते हैं। और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, एक वायरस भी अगर शरीर के अंदर प्रवेश किया तो उससे न जाने कितने लाख कितने करोड़ वायरस तैयार हो जाते हैं। हाँ, एक बात जरूर आपको जानना चाहिए कि ये वायरस जो होते हैं, ये इनका जब शरीर में प्रवेश कर गए तो इनका जो है लक्षण आपको कितने समय में दिखता है, यानी इसका कार्यकाल क्या है, यानी इस रोग की जो पैथोजेनेसिस है, इस रोग की पैथोजेनेसिस का जो प्रभाव है, यह प्रभाव यानी इसका इफेक्ट आपको देखने को कब मिलेगा, ये बहुत जरूरी है जानना। इफेक्ट ये 2 से 4 सप्ताह तक होता है। पहले शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था में 2 से 4 सप्ताह के अंदर अगर आपका रिट्रो वायरस यानी कि HIV वायरस यानी एड्स का वायरस जो है आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो 2 से 4 सप्ताह के अंदर उसके कुछ लक्षण आपको विकसित होते हैं। और मैं उन्हीं लक्षणों को आपको बता दूं कि क्या होते हैं। पहले नंबर 1 पर आपको हल्का बुखार की अनुभूति होगी, फीवर जिसको आप अंग्रेजी में फीवर कहते हैं, ये बुखार, ये तय है कि बुखार होगा। एक तो ये हो जाता है। दूसरा वीकनेस जिसको आप कमजोरी कहते हैं, बहुत ज़्यादा शरीर में कमजोरी की अनुभूति हो सकती है। कभी कभी तो चक्कर भी आने लगता है, चक्कर, हाँ, इसको वर्टिगो कहा जाता है अंग्रेजी में, और ख़ास करके इसको जो है क्लिनिकल भाषा में इसको वर्टिगो कहा जाता है, और कमजोरी को इसकी भाषा में वीकनेस कहा जाता है। तो ये लक्षण तो बहुत आम होते हैं। और चौथी चीज़ होती है हल्का हल्का बुखार के बाद हल्की हल्की खांसी भी आ सकती है आपको। कभी कभी खांसी हल्की सी नहीं भी हो सकती है, हल्की सी खांसी, यानी इसको अंग्रेजी में हम क्लिनिकल भाषा में कफ कहते हैं। और पांचवा और एक लक्षण थोड़ा सा गला, ये गला जो है रुद्ध होने लगता है, यानी उसमें लगेगा कि कंजक्शन हो गया है, थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है। ये प्रारंभिक लक्षण है इसके, इस वायरस के प्रारंभिक लक्षण हो गए, लेकिन इसका प्रभाव आपको पूर्ण विदित नहीं हो पाता। अब पूर्ण विदित प्रभाव कब होता है? ये 2 से 12 वर्ष लग जाते हैं इसको, 2 से 12 वर्ष पूर्ण काल इसका जो है पूरा इसका प्रोलिफरेशन यानी कि उसके पूरे संक्रमण का जो काल होता है, संक्रमण के बाद का जो पूरा प्रभाव जो होता है, फुल इफेक्ट इसको कहते हैं, इसका जो फुल इफेक्ट होता है ये होता है आपका 2 से 12 वर्ष। अब मैं 2 से 12 वर्ष इस पर कर रहा हूँ, इसके बीच में क्या करता है वायरस? तो इसके बीच में जो भी आपकी T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को ये नष्ट कर रहा होता है वायरस, तो इस T4 लिम्फोसाइट को बनाने वाले एंजाइम भी आपके शरीर में होते हैं, और वो एंजाइम और कुछ और प्रकार के प्रोटीन होते हैं, इससे आपके T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं नई नई बनती रहती हैं। तो इसलिए आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है,
आपके शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, उस प्रतिरक्षा तंत्र में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन और कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम, जैसे मान लीजिए आपका लीवर है, लीवर जिसको आप यकृत कहते हो, उससे तमाम एंजाइम निकलते हैं भोजन के पाचन में। आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम से, यानी कि आपके जो है ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब उत्सर्जी अंगों से आपके कुछ अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। तो इस प्रकार से इन पदार्थों को भी अपशिष्ट पदार्थ समझ करके केमिकल जो है इनको नष्ट करता रहता है। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया कि ये वायरस इतना घातक होता है कि इसके शरीर में पहुंच जाने के बाद इसका प्रोलिफरेशन होता ही रहता है, और जिन लक्ष्य कोशिकाओं पर यानी T4 लिम्फोसाइट के जो CD4 प्रोटीन है, इस प्रोटीन पर जब इसका आक्रमण होता है तो धीरे धीरे इस प्रोटीन का बनना कम हो जाता है या तो खत्म हो जाता है। तो ये इस ऐसा करने में इसको करीब करीब 12 वर्ष या 2 से 12 वर्ष तक की उम्र लग सकती है। किसी किसी का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है तो ये लक्षण उसको 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष में ही विकसित हो जाते हैं, और किसी किसी का इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत होता है तो एड्स के वायरस उसके शरीर में जल्दी प्रभाव नहीं कर पाते, और ऐसे उनका पूरा प्रोलिफरेशन करने में, पुनरुद्भवन करने में 12 वर्ष लग जाते हैं, अधिकतम 12 वर्ष। इसके बाद शुरू होता है उसका मूल लक्षण। तो मूल लक्षण में क्या होगा? जो प्रारंभिक लक्षण मैंने बताया आपको कि बुखार हो जाएगा, कमजोरी होगी, चक्कर आएगा, खांसी होगी, गला अवरुद्ध होगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लक्षण और विकसित होने लगते हैं। और वो जैसे मान लीजिए जननांगों पर खुजली, जननांगों पर दाने, मम्स टाइप के, या जैसे खसरा या चेचक के दाने निकलते हैं, ऐसे इन्फेक्शन के दाने निकलने लगते हैं। चेहरा लाल हो जाता है, टेम्परेचर कभी बहुत हाई कभी लो होने लगता है, और एक चीज और कम होने लगती है, शरीर का भार। ये जो वेट ऑफ लॉस है ना, ये वेट ऑफ लॉस इस कदर होने लगता है बाद में कि 1 ही महीने में पता नहीं कितने किलोग्राम आपका वजन कम हो जाएगा। और जब रोग की पैथोजेनिसिटी चरम पर होती है, एक्सट्रीमिटी पर होती है, तब रोगी की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये वायरस इतना खतरनाक होता है। मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा कि ये लक्ष्य कोशिकाएं आपके शरीर में T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं। माने दिस वायरस इज डायरेक्टली इन्फेक्टेड और T4 lymphocytes having CD4 protein, that is acceptor protein, और ये एक्सेप्टर प्रोटीन एक्सेप्ट द वायरल RNA, और इसके बाद क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के कारण वो DNA में सिंगल स्ट्रैंडेड बदल जाता है, फिर खंडन होता है, और इसके बाद तो फिर ये वायरस RNA में, DNA में, RNA में बनता रहता है, प्रोटीन बनती रहती है, और परिणाम स्वरूप अनगिनत वायरस आपके शरीर में हो जाते हैं। एंड दिस इज द लीथल स्टेज एंड द वेरी डिस्ट्रक्टिव स्टेज। और इसके बाद फिर हम रोगी को बचा नहीं पाते, सारी कोशिकाएं, सारी प्रतिरक्षा तंत्र हमारे फेल हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, और इस प्रकार से रोगी की मृत्यु हो जाती है। मैं आपको किन कारणों से होता है ये? हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है WHO। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही एक सर्वमान्य संस्था है जो समय समय पर अपनी एडवाइजरी जारी करती है किसी रोग के बारे में, उसकी एपिडेमिक कैपेसिटी के बारे में, और इसके बाद उसका कुछ न कुछ सुझाव आता है, एडवाइस आता है, कुछ दवाएं पूरे विश्व को दी जाती है, टीका वगैरह विकसित होता है। तो उसका एक रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में करीब करीब 4 से 5 करोड़ लोग, 4 से 5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष एड्स के रोग से मर जाते हैं। इन एवरी ईयर इन द वर्ल्ड मोर देन 4 and 5 crores ऑफ द पीपल बिकेम डेड। इतना डेथ, 4 से 5 करोड़ सोच लीजिए, प्रतिवर्ष एड्स से मरते हैं। अगर संतान पैदा न होती तो पूरे विश्व की जनसंख्या कभी की खत्म हो जाती है, लेकिन बर्थ रेट भी हमारी अच्छी है, इसलिए
आज आप धरती पर लोगों को देख पा रहे हैं। एक और आंकड़ा है, करीब करीब हमेशा आप देखें इंडिया में ही ले लें, 10 से 20 लाख के आसपास प्रतिवर्ष इस समय इन्फेक्टेड हो रहे थे लोग। जो बड़े बड़े देश हैं वहां 10 से 20 लाख लोग हर साल, एक देश की बात कर रहा हूं। चाइना में भी इसकी घातकता बहुत पाई गई, खास करके चीन की सेना में बहुत ज्यादा पाई जाती थी। तो इतना घातक होता है आपका। अब मैं आपको बता रहा हूं ये फैल कैसे रहा है, इसके फैलने का मूल कारण क्या है। फैलना, इसका एक्सपेंशन, इसका हम एक्सपेंशन पर बात करेंगे। फैलाव, ये फैलाव कैसे होता है इसका, इसके रोग का काज क्या है, कारण, इसका कारण क्या है। देखो, कभी कभी आप लोग टीवी या समाचारों में भी सुनते होंगे, तो उसमें पहला नंबर पर लिखा होगा या देता होगा प्रचार में भी, असुरक्षित यौन संबंध। ये एक शब्द जरूर मिलता है, असुरक्षित यौन संबंध। ये पहला कारण बताया जाता है। प्यारे बच्चों, ये यौन संबंध और असुरक्षित शब्द से कोई मतलब है। देखो, सेक्स हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार से लोग इसको परिभाषित करते हैं। एक होता है आपका वेजाइनल सेक्स, वेजाइनल सेक्स। दूसरा होता है आपका एनल सेक्स, और तीसरा होता है आपका ओरल सेक्स। ये 3 प्रकार के सेक्स होते हैं। 3 प्रकार से यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं। एक होता है वेजाइनल, दूसरा होता है एनल, और तीसरा होता है ओरल। बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता इसमें मैं आपको, आप विद्यार्थी हैं, लेकिन आपको इतना तो जरूर जानना चाहिए कि इस वेजाइनल, एनल और ओरल में अंतर क्या है। तो वेजाइनल सेक्स का मतलब होता है कि एक नर और मादा जो संतान पैदा करने वाले अंग हैं, उन अंगों से ही अगर ओरिजिनल संपर्क करते हैं तो इससे इसको हम वेजाइनल सेक्स कहते हैं। एनल सेक्स का मतलब होता है कि जैसे 2 नर हैं, मादा की इसमें कोई जरूरत नहीं है, 2 नर हैं या मादा ही हो, और अगर जो ओरिजिनल उसके जननांग हैं, उस जननांगों को छोड़ करके अगर उनका सेक्स गुदा द्वार के द्वारा होता है तो ये एनल सेक्स कहा जाता है। ओरल सेक्स का मतलब होता है मुंह से सेक्स, मुंह का सेक्स। ये आपका 3 तरह का सेक्स होता है, और इसमें से करीब करीब ये रोग फैलने वाला जो होता है 80% तो मान के चलिए कि वेजाइनल सेक्स से फैलता है, और बाकी जो है आपका अधिकांशतः ये एनल सेक्स से फैलता है। ओरल सेक्स से इसके फैलने की संभावना कम होती है। अब मैं आपको इन 3 सेक्स के फैलने के बाद बताता हूं कि इसके अतिरिक्त और कौन से माध्यम है जिससे ये रोग फैल सकता है एड्स का। ये तो हो गया सेक्स का माध्यम। दूसरा होता है चिकित्सा। ये किसी रोगी को आप किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, और मान लो कि वो रोगी कोई वहां पर एड्स का पहले से रोगी है और उसको सीरीज या इंजेक्शन या सुई जिसको आप कहते हैं वो लग गई है, और किसी डॉक्टर ने या कंपाउंडर ने भूल बस उसी सुई को आपको लगा दिया, तो उस सुई का जो लगाई हुई सुई या प्रयोग की गई सुई है उसमें एड्स का वायरस जरूर होता है, और एक सही आदमी जो इन्फेक्टेड नहीं है अगर उसको सुई लगा दी जाती है तो वायरस उसके शरीर में भी प्रवेश कर जाता है, और इस प्रकार से वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। दूसरा कारण तो ये हो गया चिकित्सीय। तीसरा कारण चिकित्सा में क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उस व्यक्ति को खून की आवश्यकता है, ब्लड चाहिए उसको टू सेव हिज लाइफ, उसके जीवन को बचाने के लिए खून चाहिए। और मान लो कि उसको मरीज कोई है नहीं, उसके घर का या है भी तो उसके पास खून नहीं है, तो ब्लड डोनर जो होते हैं या तो ब्लड बैंक से वो ब्लड खरीदता है। क्या पता जिस ब्लड को वो खरीदा है उसका HIV टेस्ट उस व्यक्ति का हुआ या नहीं हुआ। अगर वो HIV संक्रमित व्यक्ति का ब्लड ही उस ब्लड बैंक में भरा हुआ है और डॉक्टर भूल बस या बिना चेक किए हुए अगर एक दूसरे रोग के रोगी को वो ब्लड चढ़ा दिया तो हो सकता है कुछ समय के लिए वो रोग तो ठीक हो जाए,
लेकिन कुछ समय के बाद वह रोगी भी एड्स का मरीज हो जाएगा। यह दूसरा कारण है। और तीसरा कारण होता है आपका नाई की जो सैलून होती है, सैलून। मैं बार बार सैलून का जिक्र करता हूं, यहां भी जाता हूं। अब सैलून से क्या मतलब है, देखिए जरा। आप जाते हैं, दाढ़ी बाल बनवाते हैं, और मान लीजिए कि उसी सैलून में कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति पहुंचा हो जो एड्स का मरीज हो। नाई ने एक पत्ती लगाई, उसी से आप उसकी दाढ़ी बना दिया। हो सकता है थोड़ा सा भी, कहीं भी जरा सा भी अगर ब्लड से उस ब्लेड का संपर्क हुआ तो ये वायरस उस ब्लेड पर चले जाते हैं, और धोने पर भी नहीं जाएंगे, रह जाते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, और आंख से आप देख भी नहीं सकते इसको। मैंने पहले ही कहा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये उससे देखे जाते हैं। तो आप समझिए क्या होगा अगर वही पत्ती आपको लगा दिया, दाढ़ी बना दिया, कहीं से भूल से भी थोड़ा सा ब्लड से संपर्क हुआ तो नाक में ही ये वायरस आपके शरीर में चले जाते हैं। और इस प्रकार से एक भला पूरा आदमी, एक स्वस्थ आदमी अनजाने में एड्स का मरीज हो जाता है।